ध्यान दिया जाए, हम लोग को यहां से कहा जा रहा है, लिखा हुआ है कि यूनिट सेल में अवयवी कणों के स्थान के आधार पर यूनिट सेल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अवयवी कणों के स्थान के आधार पर यूनिट सेल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक को बोला गया है आद्य एकक कोशिका और एक को बोला गया है केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल इंग्लिश में कहें तो, और इसको सेंटर्ड यूनिट सेल, ध्यान रखना है। तो दो तरह के यूनिट सेल आपके पास हैं। अब आद्य एकक कोशिका यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़िएगा तो ये बोल रहा है कि यदि किसी यूनिट सेल में अवयवी कण केवल यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित रहें, कहां रहें? कोनों पर उपस्थित रहें। यदि किसी यूनिट सेल में अवयवी कण केवल यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित रहें तो उस यूनिट सेल को ही आद्य एकक कोशिका कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि आप यहां से देख सकते हो, देखा जाए यहां पे एक यूनिट सेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इस यूनिट सेल में आप कॉर्नर जानते हो, ये एक कोना है, तो यहां पर अवयवी कण उपस्थित रहे, 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 यहां पर उपस्थित रहे और यहां पर रहे। नहीं तो कोने कितने होते हैं? 8। एक यूनिट सेल में कॉर्नर कितना होता है? 8। जैसे क्लासरूम आपका एक बॉक्स की तरह है, एक यूनिट सेल की तरह है, तो इसमें कोना कय गो है? 8 गो। 4 गो नीचे, एक कोना, 2 कोना, फिर वहां पर होगा 3 कोना, फिर उस कोने पर 4 और फिर 4 गो ऊपर। ध्यान रखना है, तो 8 कोने होते हैं। तो अगर कोई यूनिट सेल दिया हुआ है और उस यूनिट सेल में अवयवी कण कहां उपस्थित रहें? कोनों पर उपस्थित रहें, तो ऐसे यूनिट सेल को क्या कहिएगा? आद्य एकक कोशिका या साधारण एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका। दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। यहां से आप आइएगा तो अगला लिखा है केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है कि यदि किसी यूनिट सेल में अवयवी कण कोनों पर उपस्थित रहें, साथ साथ कोनों के अलावा यूनिट सेल में कहीं और भी उपस्थित रहें, तो वैसे यूनिट सेल को केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। दिक्कत है? क्या कहा गया? अवयवी कण कोनों पर उपस्थित रहें और कोनों के अलावा कहीं और भी उपस्थित रहें, तो ऐसे एकक कोशिका को केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब केंद्रित एकक कोशिका जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक को कहा गया अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फिर आपका एक आता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर आपका एक आता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसको कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। दिक्कत है? ध्यान रहेगा ना? तो हम लोग क्या कहा गया? केंद्रित एकक कोशिका जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, क्योंकि केंद्रित एकक कोशिका में कहा गया कि अवयवी कण कोनों पर उपस्थित रहते हैं और कोनों के अलावा कहीं और भी उपस्थित रहते हैं। तो कहीं और भी जो उपस्थित रहते हैं उसके आधार पर 3 भाग, नहीं, एक फेस सेंटर, एक बॉडी सेंटर और एक आपका इंड सेंटर। तो 3 आपको पढ़ना है। अब बारी बारी से पढ़िए तीनों को, देखा जाए। सबसे पहले आपको दिखा हुआ है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर जो होता है इसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित रहेंगे, 8 कोनों पर। एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, ये हो गया 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। 8 कोनों पर रहें और साथ साथ बॉडी के केंद्र पर, बॉडी के केंद्र पर भी उपस्थित रहें। समझ में आ रहा है? तो अवयवी कण कहां रहें? 8 कोनों पर भी रहें और बॉडी के केंद्र पर भी रहें। जैसे इस क्लास का बॉडी केंद्र, मान लियो जो पंखा टेढ़ा चल रहा है, नहीं देख रहे हैं, ऐसे हो गया है। ठीक है, तो वही बॉडी का केंद्र टाइप का हो गया, इस क्लासरूम का वो केंद्र हो गया। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना, यदि किसी यूनिट सेल में अवयवी कण यूनिट सेल के कोनों पर है ना, तथा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का मतलब होता है बॉडी का केंद्र, अंतः केंद्र में उपस्थित हो, तो उस यूनिट सेल को ही क्या कहेंगे?
केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए, अगले पॉइंट पे आइएगा तो इसमें लिखा है फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो देखो इसमें अवयवी कण 8 कोनों पर भी रहेंगे, तो इसको मोटा ही कर लिया जाए। चार कोना ऊपर हो गया, 1 2 3 4, और 4 कोना 1 2 3 और 1 4। अवयवी कण चारों कोनों पर भी उपस्थित रहेंगे और साथ साथ फलक के केंद्र पर। तो फलक मतलब फेस हो गया, जैसे इस क्लासरूम का फेस अगर देखें तो एक फेस ये हो गया, ये दीवार, एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा उधर वाला नहीं, पांचवा ऊपर और छठा नीचे। तो 6 फलक होते हैं भाई। जैसे इसमें देखा जाए तो ऊपर वाला ये हो गया, तो एक परमाणु यहां रहे, एक यहां पर रहे, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक दाहिने और एक बाएं, एक अंदर और एक अंदर वाला तनी दूर है इसलिए तनी छोटा दिखाई दे रहा है। दिक्कत है? तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया कि अवयवी कण, अगर कोई बोलता है फलक केंद्रित एकक कोशिका तो क्या कहेंगे? अवयवी कण कहां कहां रहेंगे? 8 कोनों पर और 6 फलक के केंद्र पर रहेंगे, वही लिखा हुआ है। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका का परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा बता दीजिएगा। बहुत सिंपल है, यदि किसी यूनिट सेल में अवयवी कण यूनिट सेल के कोनों पर तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो ऐसे यूनिट सेल को ही फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। बोलिए, परेशानी है? चलिए, तो ये हम लोग को बताया गया। अगले पॉइंट पे आ जाइए, अगला लिखा हुआ है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, नहीं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो ये क्या है? देखो अवयवी कण 8 कोनों पर, एक कोना हो गया, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, फिर से यहां पर 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और एक 4 कोना, 4 कोना हो गया। नहीं, अब कोई भी 2 विपरीत फलक का केंद्र, या तो ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक, या तो दाहिने वाला फलक और बाएं वाला फलक, कोई भी 2 विपरीत फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहे। तो मान लो हम एक ऊपर वाला ले लिए और एक नीचे वाला, तो इस तरह का, अब यहां सभी फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित नहीं है, सभी कोनों पर उपस्थित रहे और 2 विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित रहें तो ऐसे यूनिट सेल को अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। दिक्कत है? आप पढ़ सकते हैं परिभाषा, यदि किसी यूनिट सेल में अवयवी कण यूनिट सेल के कोनों पर, ठीक है, तथा किन्हीं 2 विपरीत फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित हों तो ऐसे यूनिट सेल को ही अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। किसी को परेशानी है तो बता सकते हैं ना? नहीं तो केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार के हो गए, एक बॉडी सेंटर, एक फेस सेंटर और एक इंड सेंटर। नहीं, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। जैसे आप ध्यान देखिएगा तो आपको ये बताया गया है कि क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, बताया गया है ना? हम लोग पिछले क्लास में आप याद किए तो याद किए थे कार, ट्रैक्टर और HMT घड़ी, याद किए थे ना? नहीं तो वहां पर आप यूनिट सेल को, बोलिए आए, कहां बता रहा है? अरे पेपर का बात हमको नहीं पता है, हम जिस बुक से पढ़ते हैं, जिस बुक में लिखा हुआ है उसी को ना पढ़ाएंगे। ये मेरा खोज किया हुआ नहीं है, ठीक है, कि हम इस पर दावा ठोके कि ना 4 गो होता है। ये क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं और जितने भी हम लोग बुक पढ़ते हैं उन सभी बुक में 7 प्रकार ही दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को बताया गया था कि पैरामीटर्स के आधार पर, नहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तथा एंगल के आधार पर अल्फा बीटा गामा, इनके आधार पर यूनिट सेल को 7 भागों में बांटा गया था, बताया गया था। फिर हम लोग को अभी पढ़ाया गया कि अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों के सजावट के आधार पर यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया था।
एक को बोला गया प्रिमिटिव यूनिट सेल आद्य एकक कोशिका, और एक को कहा गया केंद्रित एकक कोशिका। अब फिर केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आया ना जी। ठीक है, तो अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर अब हमको देखना है कि मान लो आपका मान लो क्यूबिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? क्यूबिक। तो क्यूबिक फॉर्म है तो आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर किस किस रूप में पाया जाता है? नहीं, इसे क्यूबिक का मतलब हम लोग देखें तो क्यूबिक का मतलब एक्चुअली क्या है, यहां पर देखें हम लोग, देखो तो या नेक्स्ट पेज में ही आ जाओ। देखो तो अगर क्यूबिक का मतलब हम लोग देखें तो क्यूबिक का एक्चुअली मतलब क्या है कि हमें क्यूब बना दें। ये हम लोग का बन गया क्यूब, मोटा मोटा किनारा वाला। ठीक है, देखा जाए तो ये आपका क्यूब बन गया, ध्यान रखना है। नहीं, अब ये क्यूबिक फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? क्यूबिक फॉर्म हो गया। अब ये क्यूबिक फॉर्म किस किस रूप में पाया जा सकता है, यानी इस क्यूबिक फॉर्म में अवयवी कण कहां कहां हो सकते हैं? नहीं, तो क्यूबिक फॉर्म में अवयवी कण कॉर्नर पे भी हो सकते हैं। नहीं, यानी कि ये क्यूबिक जो है आद्य एकक कोशिका के रूप में भी पाया जा सकता है। ये क्यूबिक फॉर्म में अवयवी कण कॉर्नर पर और फलक के केंद्र पर भी हो सकते हैं। यानी यह क्यूबिक फॉर्म जो है वह हम लोगों का फलक केंद्रित के रूप में भी पाया जा सकता है। ये क्यूबिक फॉर्म बॉडी केंद्र के रूप में भी पाया जा सकता है। पाया सकता है ना? ये क्यूबिक फॉर्म बॉडी केंद्र के रूप में भी पाया जा सकता है। ये क्यूबिक फॉर्म इंड सेंटर्ड के फॉर्म में भी पाया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यानी कहने का मतलब है कि आप एक स्ट्रक्चर पढ़ लिए क्यूबिक। अब ये क्यूबिक किस किस रूप में पाया जाएगा? तो सिंपल यूनिट सेल यानी सरल एकक कोशिका, हाँ पाया जाएगा। नहीं, तो सरल एकक कोशिका का मतलब स्ट्रक्चर रहेगा क्यूबिक। तो जैसे ही देखो, जैसे ही स्ट्रक्चर कहा जाए क्यूबिक, इसका मतलब हुआ ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा गामा बराबर और सब 90 डिग्री। क्यूबिक का मतलब यही होता है। अब हम कह दें कि नहीं, देखो अब ऐसा बोले सिंपल, इसके लगा दे क्यूबिक यूनिट सेल। क्या लगा दे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नहीं, यानी अच्छा जो क्यूबिक वाला है वह सिंपल रूप में भी पाया जा सकता है। तो जैसे ही क्यूबिक के साथ सिंपल लग गया तो इसका मतलब समझो, अच्छा क्यूब बना देना है। क्यूब का मतलब ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, ये कर देना है, यानी क्यूब बन गया। नहीं, उसमें सिंपल लग गया, सिंपल क्यूबिक। अच्छा, इसका मतलब अवयवी कण कॉर्नर पर खाली रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल क्यूबिक अगर लग गया क्यूबिक के साथ सिंपल, यानी अवयवी कण सिर्फ कॉर्नर पर। अगर क्यूबिक के साथ लग गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अगर हम लगा दें, क्या लगा दें? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी अच्छा क्यूब बनेगा, अवयवी कण कॉर्नर पर और बॉडी के केंद्र पर। अगर हम लगा दें फेस सेंटर्ड क्यूबिक, नहीं, यानी कि अवयवी कण कॉर्नर पे और सभी फलक के केंद्र पर। बात समझ में आ रहा है? अगर हम लगा दें इंड सेंटर्ड क्यूबिक, बात समझ में आ रहा है, यानी अवयवी कण कहां होंगे? कॉर्नर पर भी और किसी भी दो विपरीत फलक के केंद्र पर भी। मेरा बात समझ में आया? यानी कि नेचर में आपका जो क्यूबिक है वो सिंपल रूप में भी पाया जा सकता है, बीसीसी के रूप में भी पाया, यानी बॉडी सेंटर के रूप में भी, फेस सेंटर के रूप में भी, और इंड सेंटर के रूप में नहीं पाया जाएगा। नहीं, इसको क्रॉस किया हुआ है तो जिसमें जिसमें टिक किया उस रूप में पाया जाएगा। जैसे मान लो अब अगला दिया है टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल प्रकृति में किस किस रूप में पाया जाता है? तो लिखा हुआ है टेट्रागोनल सिंपल यूनिट सेल के रूप में पाया सकता है, बॉडी सेंटर के रूप में पाया सकता है, नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऑर्थोडॉम्बिक ये सबके रूप में पाया सकता है, ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यूबिक वाला किस किस रूप में पाया सकता है। नहीं, तो क्यूबिक वाला सिंपल फॉर्म में, बीसीसी के फॉर्म में और एफसी के फॉर्म में पाया सकता है ना? नहीं, वैसे ही टेट्रागोनल वाला सिंपल के फॉर्म में, बीसी बॉडी सेंटर फॉर्म में और किसी फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, वैसे ही ऑर्थोरोम्बिक सभी फॉर्म में पाया जाएगा। वैसे ही रोम्बोहेड्रल सिर्फ सिंपल क्यूबिक सिंपल यूनिट सेल के फॉर्म में पाया जाएगा, बाकी किसी फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। वैसे ही हेक्सागोनल सिंपल फॉर्म में पाया जाएगा, बाकी किसी फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। मोनोक्लिनिक हम लोगों का सिंपल फॉर्म में पाया जाएगा और इंड सेंटर्ड फॉर्म में पाया जाएगा। और ट्राइक्लिनिक सिंपल फॉर्म में पाया जाएगा और किसी फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। तो इस तरह से अगर टोटल
देखा जाए कि टोटल कितने तरह के हम लोगों के क्रिस्टल हो सकते हैं, नहीं क्यूबिक और इन सबको मिलाकर, तो सबको अगर काउंट करें, जो टिक किया वो सबको काउंट किया जाए तो टोटल 14 आएगा। कितना आएगा? 14, 14 आएगा। टोटल 14 क्रिस्टल तंत्र मिल जाएगा। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। तो टोटल अगर दोनों टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को मिला दिया जाए एक साथ, तो टोटल क्रिस्टल तंत्र कितने बनते हैं? 14 क्रिस्टल तंत्र आपके बनते हैं। बस मेरा है, इन 14 क्रिस्टल तंत्रों का खोज जो है वो ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे ब्रेवे क्रिस्टल तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेवे क्रिस्टल तंत्र। उन्होंने इन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें एक चीज ये है कि जो आप याद करते हो कार, ट्रैक्टर और एचएमटी घड़ी, इस सब में कॉमन बात क्या है कि ये सब जो हैं वो सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं। देख रहे हो, सिंपल फॉर्म में किसी का क्रॉस किया गया है। तो ये जो भी आप याद किए हैं, ये वाला सब, ये सब सिंपल फॉर्म में जरूर पाए जाते हैं, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं, इसमें आ जाओ तो बॉडी सेंटर्ड के फॉर्म में ऊपर के 3 पाए जाते हैं। नहीं है आपका कार, ट्रैक्टर सिर्फ और ओ, बस मेरा है। तो हम लोग को यह ध्यान रखना होगा। फेस सेंटर्ड में आपका सिर्फ 2 पाए जाते हैं, और इंड सेंटर्ड में आपका तीसरा, और एक कौन है? पांचवा, सॉरी छठा। मिल रहा है ना? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो जस्ट ऐसे लिखा रहता है इसमें, जैसे ऐसे बी लिखा हुआ है, देख रहे हो, और बी के साथ क्या लिखा हुआ है? सीटीओ। तो यहां पर जो बी लिखा हुआ है, इस बी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड। इस बी का मतलब क्या है? बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए सीटीओ है, यानी बॉडी सेंटर्ड जो है वो हम लोगों का क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। देखो तो, बॉडी सेंटर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, यानी बॉडी सेंटर्ड के लिए सीटीओ है। ठीक है। एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब फेस सेंटर। एफ का मतलब है फेस सेंटर। फेस सेंटर के लिए सीओ लिखा हुआ है, यानी फेस सेंटर में क्यूबिक आएगा और ऑर्थोरोम्बिक आएगा। आ रहा है? नहीं, तो उसके लिए हम लोग का हो गया फेस सेंटर के लिए टीओ। और ई का मतलब इंड सेंटर्ड। तो इंड सेंटर के लिए क्या है? ओम। तो ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लोनिक। नहीं, तो आप देख सकते हो इंड सेंटर्ड में कौन कौन है? तो ऑर्थोरोम्बिक और कौन है? मोनोक्लिनिक है। दिक्कत है? तो यहां से हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, याद रहेगा ये? ठीक है। ऐसे याद करने के लिए ऐसे बोलते हैं, ओम को सीटीओ। ओम एक आदमी है, ओम को सीटीओ एक कागज है। जैसे कोई भी बिजनेस कीजिएगा ना, तो सरकार की तरफ से कागज मिलता है, सीटीओ जिसको बोलते हैं, कॉन्सेंट टू एस्टेब्लिश। बात समझ में आ रहा है? नहीं, या तो एक सीटीओ कागज हम लोग को मिलता है, प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से। तो समझिए कि सीटीओ एक कागज है, ओम एक आदमी है। नहीं, तो ओम को सीटीओ 2, ओम को सीटीओ 2, याद रखो। नहीं, अब ओम किसके लिए है? तो ई के लिए। को किसके लिए है? एफ के लिए। और सीटीओ किसके लिए है? बी के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद रहेगा। याद रहेगा? नहीं, तो उस तरह से आप याद रखिएगा ये चीज। आगे बढ़े, चलो। लिखा हुआ है, प्रत्येक क्रिस्टल तंत्र चारों यूनिट सेल के रूप में पाया जाए यह आवश्यक नहीं है। नहीं, जैसे क्यूबिक देख रहे थे, 3 ही रूप में पाया जा रहा था, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। इंड सेंटर रूप में नहीं पाया जाता है। तो क्या सभी क्रिस्टल तंत्र जो हैं वो चारों रूप में पाए जाएंगे? ये जरूरी है? नहीं। इसलिए केवल 14 त्रिविमीय जालक ही संभव है। इसलिए प्रकृति में आप जितना भी स्ट्रक्चर खोज लीजिए, वो इसी 14 में से कोई ना कोई एक होता है। इन 14 के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिलहाल जो खोज हुआ है। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेवे ने सर्वप्रथम इनका वर्णन किया था। ब्रेवे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन क्रिस्टल तंत्रों का वर्णन किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इन जालकों को ब्रेवे जालक कहते हैं, ब्रेवियास लैटिस। बोलो, दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब वो जो 14 क्रिस्टल तंत्र हम लोग बात कर रहे थे, वो 14 क्रिस्टल तंत्र का ये फोटो है। नहीं, जैसे क्यूबिक, क्यूबिक किस किस फॉर्म में पाया जाएगा? देख लो, सिंपल फॉर्म में जिसमें अवयवी कण कहां है? कॉर्नर पर। यह है फेस सेंटर जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पर भी हैं और फलक के केंद्र पर भी हैं।
ये भी क्यूबिक फॉर्म ही है, लेकिन क्यूबिक का कौन सा फॉर्म है? बॉडी सेंटर, यानी कि अवयवी कौन कॉर्नर पर रहेंगे और बॉडी के केंद्र पर भी रहेंगे। सेम एज ये दिया हुआ है टेट्रागोनल, नहीं तो टेट्रागोनल में आप देख सकते हो कि अवयवी कण क्यूबिक फॉर्म में भी पाया गया है, सिंपल फॉर्म में, और कौन सा? बॉडी सेंटर्ड फॉर्म में पाया गया है। वैसे ही सबका लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ऑर्थोरोम्बिक चारों फॉर्म में पाया जाता है, तो चारों फॉर्म बनाया गया है। नहीं, मोनोक्लिनिक 2 फॉर्म में, ट्राइक्लिनिक 1 फॉर्म में, रोम्बोहेड्रल 1 फॉर्म में और हेक्सागोनल 1 फॉर्म में। इन फिगर्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में फिगर नहीं आता है, एग्जाम में फिगर नहीं आता है। इसलिए ही नहीं कि अब लगे कॉपी पर ड्रॉ करने, न सर तो बनिए नहीं रहा है, बड़ा भारी है, ये सब नहीं पूछता है, स्ट्रक्चर फिगर नहीं पूछता है। हाँ, ये जरूर पूछता है कि भाई आपका जो क्यूबिक फॉर्म है ये किस किस रूप में पाया जाता है, आपका जो टेट्रागोनल फॉर्म है ये किस किस रूप में पाया जाएगा, ये जरूर पूछेगा। तो क्यूबिक पूछे तो 3 फॉर्म, टेट्रागोनल पूछे तो 2 फॉर्म, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं, कौन किस रूप में पाया जाएगा ये याद रहेगा, इसमें दिक्कत है। चलिए, तो ये फिगर आपको बस समझाने के लिए बस स्कैन करके डाला गया है, आपको ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात याद होनी चाहिए। हाँ सर, सर कोनो एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल बात मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होता है उससे। आए 14 प्रकार के, ब्रेवे के अनुसार पूछेगा 14 प्रकार के, और अगर सिंपली पैरामीटर्स के आधार पर पूछे तो 7 प्रकार के, और अगर सिंपली आपको अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर पूछे तो 2 प्रकार के, नहीं या मैक्सिमम 4 प्रकार के। अगर अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर पूछे तो या तो 2 प्रकार दिया रहेगा आंसर, या तो कितना दिया जाएगा? 4 प्रकार, जिसमें आपका SC आ गया, FC आ गया, BC आ गया और EC आ गया। दिक्कत है, किस आधार पर पूछा जाएगा उसके आधार पर आपको बताना है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये पार्ट हम लोग खत्म हुआ। इसका आपको हम PDF भेज चुके हैं ना, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जिट करते हैं। चलिए, सॉलिड स्टेट 4 पे आ जाइए। इसमें क्या दिया हुआ है? देखा जाए, यहां पर हम लोग को लिखा हुआ है कि आप क्रिस्टल तंत्र में 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र पढ़े थे सबसे पहले। तो उस क्रिस्टल तंत्र में जो क्यूबिक होता है ये सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होता है? क्यूबिक। आपके प्रकृति में ज्यादातर जो ठोस पाए जाते हैं वो क्यूबिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे अनसिमेट्रिकल यानी सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन होता है? ट्राइक्लिनिक। बस मेरा है, कौन होता है? ट्राइक्लिनिक। तो लिखा हुआ है सामान्यतः क्यूबिक सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब सममित या अस्थाई, तथा ट्राइक्लिनिक नहीं सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल यानी अनस्टेबल होता है, याद रखिएगा। नहीं तो कोई पूछता है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज क्यूबिक, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर इज ट्राइक्लिनिक, बस ये सब याद रखना है। चलिए, एक और टाइप रहता है एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, किनारे केंद्रित एकक कोशिका। क्या है हम लोग का? किनारे केंद्रित एकक कोशिका। तो किनारे केंद्रित एकक कोशिका का मतलब हुआ, किनारे केंद्रित एकक कोशिका का मतलब हुआ कि अवयवी कण, देखो भाई, कॉर्नर पर अवयवी कण कॉर्नर पर उपस्थित रहें, साथ साथ किनारों के केंद्र पर। तो एगो क्यूब में किनारा कय गो? 12 गो। किनारा कय गो? 12 गो। किनारा का मतलब पूछते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये एगो किनारा हुआ, ये 2 गो किनारा हुआ, ये 3 गो हुआ और ये 4 गो। तो 4 गो किनारा ऊपर और 4 गो नीचे। एगो किनारा, 2 गो, 3 गो, एगो 4 गो, तो 4 और 4 8 गो। अब इनको मिलाने वाला 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। बुझाया? तो कय गो है? 12 गो है। नहीं तो एक यूनिट सेल में किनारे कय गो? 12 गो, ध्यान रखना है। तो ये आपका 12 होता है। तो अवयवी कण कॉर्नर पर भी प्रेजेंट रहे, नहीं, और साथ साथ 12 किनारा जो है उस 12 किनारों के केंद्र पर भी उपस्थित रहे, नहीं, यानी कि 12 किनारा का केंद्र देख लीजिए भाई, यहां पर रहे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, सेलेक्ट हो जा रहा है, 4 हो गया, ठीक है। फिर यहां पर आइए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। दिक्कत है नहीं? तो एक आता है हम लोग का एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, सॉरी बार बार क्यूबिक मुंह से निकल जा रहा है, बड़ा मोस्ट कॉमन है ना। नहीं, एज सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं, तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं इसमें अवयवी कण कॉर्नर पर रहेंगे और सभी किनारों के केंद्र पर भी रहेंगे। तो किनारे का केंद्र कय गो होगा? 12 गो। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़िए, देखा जाए एक यूनिट सेल में जो है वो जालक बिंदु कौन कौन से होते हैं, यानी अवयवी कण कहां कहां उपस्थित होते हैं, तो आप सीख गए नहीं, और सबका संख्या भी आप जानते हैं, फिर भी लिखा हुआ है जालक बिंदु, यानी अवयवी कण कहां कहां रहते हैं। जालक बिंदु का मतलब क्या? वह स्थान जहां अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, उसी स्थान को क्या कहते हैं? जालक बिंदु या जालक स्थल। ठीक है, तो जालक बिंदु में कौन होता है? अवयवी कण कहां होते हैं? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? जानते हैं आप पहले से। फलक के केंद्र की संख्या जानते हैं। अंतः केंद्र यानी बॉडी का केंद्र कय गो होता है? एगो। नहीं, और किनारों का केंद्र? तो किनारे 12 गो, जानते हैं ना भाई, ये सब जानते हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग ध्यान दें, मान लीजिए कि आपको एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाया गया है। ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में यूनिट सेल कय गो हैं? 8 गो। ध्यान रखना है, इस क्रिस्टल में यूनिट सेल कितने हैं? 8। अब इसमें 8 गो यूनिट सेल है, ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर हम लोग एक एटम को रखे हुए हैं, ये कंप्लीट एक एटम है। आप याद कीजिए, हम लोग पिछले क्लास में बोले थे ये बात कि किसी भी बड़े क्रिस्टल में एक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण उपस्थित रहता है। एक अवयवी कण का मतलब एक परमाणु, एक अणु या एक आयन उपस्थित रहता है, ऐसा बोला गया था। तो यहां पर अगर हम लोग, ये बड़ा सा क्रिस्टल है, यहां पर एक क्रिस्टल पॉइंट है और इस पॉइंट पर हम जो डॉट दिए हैं वो मान लेते हैं कि क्या है? एक परमाणु है। कितना है? एक परमाणु। नहीं, अब ये एक परमाणु जो है वो कितने यूनिट सेल में बट रहा है? ये एक परमाणु कितने यूनिट सेल में बट रहा है? 8 यूनिट सेल में। ध्यान रखना है, आप ध्यान देखिएगा, कोई और कलर हम ले लें तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखा जाए 8 यूनिट सेल में ये जो अवयवी कण है उसको इधर वाला जो यूनिट सेल है वो टच कर रहा है। देखा जाए ये जो अवयवी कण है इसको इधर वाला यूनिट सेल टच कर रहा है, कर रहा है ना जी? ठीक है, तो एक हिस्सा तो ये खाएगा नहीं, ध्यान रखना है। इस तरह से एक यूनिट सेल ये इधर वाला टच करेगा। ठीक है, सेम एक यूनिट सेल जो है वो इधर वाला टच करेगा नहीं, यानी कि देखो कितना हिस्सा मिल रहा है इस यूनिट सेल को, इतना ही हिस्सा, परमाणु का इतना ही हिस्सा मिल रहा है। इस यूनिट सेल को, जो इधर यूनिट सेल है, उसको कितना हिस्सा मिल रहा है? इतना ही हिस्सा मिल रहा है, मिल रहा है। फिर सोचो इधर भी एक यूनिट सेल है ना जी, तो उसको भी कुछ हिस्सा मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है नहीं? फिर यहां पर इधर भी एक यूनिट सेल है, उसको भी एक हिस्सा मिलेगा। फिर साथ साथ देखा जाए तो इन सभी यूनिट सेल के ऊपर भी यूनिट सेल रखे जाएंगे। जैसे हम यहां पे फिगर समझाएं, देखो जैसे मान लो ये एक परमाणु है, ठीक है, अब इस परमाणु को यूनिट सेल टच कर रहे हैं। चलो, तो ये नीचे है, ये बॉक्स एक है, जिस बॉक्स का बाकी हिस्सा कहां है? अंदर। अंदर इसी के ऊपर ये परमाणु रखा हुआ है नहीं, तो समझो कि इस परमाणु का कुछ हिस्सा इस यूनिट सेल को मिला, इतना हिस्सा नहीं, इस परमाणु का ये एक यूनिट सेल जो है, इस परमाणु का इतना हिस्सा किसको मिला? इस यूनिट सेल को। चलो, अब फिर नीचे ही रखा हुआ है, तो इतना हिस्सा इस यूनिट सेल को मिला, इतना हिस्सा इस यूनिट सेल को मिला नहीं। अब ये परमाणु सर्किल नहीं है, ये परमाणु गोला है, गेंद की तरह है नहीं, जो आधा नीचे धंसा हुआ है और आधा ऊपर निकला हुआ है। ठीक है, तो 4 यूनिट सेल जो नीचे वाले थे वो इसको अपने में बांटेंगे। साथ साथ अब इस यूनिट सेल के ऊपर भी तो हम एक यूनिट सेल रख सकते हैं ना।
इसके ऊपर भी एक रख सकते हैं, इसके ऊपर भी एक रख सकते हैं, इसके ऊपर भी एक रख सकते हैं। नहीं तो ये जो परमाणु है, ये परमाणु जो कि यूनिट सेल के कोने पर उपस्थित है, ये कितने यूनिट सेल में बांटा जाएगा? 8 यूनिट सेल में बांटा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेम यहां पर भी वही हम लोग करते हैं कि यहां पर अगर एक परमाणु है तो ये एक परमाणु को कितने यूनिट सेल बांटेंगे? 8। नहीं, ध्यान रखना है, 1 2 हम लोग का 3 4, 4 गो नीचे वाला और 4 गो 1 2 3 4, 4 गो ऊपर वाला। बांटेगा कि नहीं बांटेगा? अब मेरा बात ध्यान सुनो, हम लोग क्या बोलते थे कि किसी भी क्रिस्टल में, क्रिस्टल मतलब एक बड़ा सा ठोस, किसी भी क्रिस्टल में एक जालक बिंदु पर, याद रहे, किसी भी क्रिस्टल में एक जालक बिंदु पर एक परमाणु उपस्थित रहता है। लेकिन याद रहे, क्या अगर हम बोले कि एक यूनिट सेल में जालक बिंदु पर एक परमाणु उपस्थित रहता है, क्या यह बोलना सही है? यह बोलना गलत है? नहीं, एक बड़ा सा क्रिस्टल है, उसमें किसी भी एक पॉइंट पर एक परमाणु रहेगा नहीं, लेकिन कोई भी बड़ा सा जो क्रिस्टल होता है वो तो बहुत सारे यूनिट सेल को मिलाकर बनता है कि नहीं बनता है? तो कोई पूछे कि भाई एगो इसमें से यूनिट सेल, ये वाला यूनिट सेल निकाल दो, तो अगर हम इस यूनिट सेल को निकाल दे तो इस परमाणु का इतना ही हिस्सा ना निकलेगा कि पूरा हिस्सा निकल जाएगा? नहीं, तो हम लोग बोले कि क्या एक यूनिट सेल में अवयवी कण का पूरा हिस्सा उपस्थित रहता है, यह बोलना सही होगा? नहीं, ये बोलना क्या है? गलत है। नहीं, एक यूनिट सेल में अवयवी कण का कुछ हिस्सा ही उपस्थित रहता है, पूरा हिस्सा उपस्थित नहीं रहता है। और पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। चलो, लिखा हुआ है कि यह एक क्रिस्टल है जिसमें 8 यूनिट सेल उपस्थित है। इस क्रिस्टल में प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण उपस्थित रहता है। यह क्या बोल रहा है? क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल में, एक कोष्टिका नहीं बोल रहा है, इस क्रिस्टल में प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण उपस्थित रहता है। ठीक है, प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण उपस्थित रहेगा। एक क्रिस्टल लैटिस में एक यूनिट सेल बहुत सारे यूनिट सेल को टच करता है। एक यूनिट सेल बहुत सारे यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहता है, टच करता है, ध्यान रखना है। इसी कारण से एक जालक बिंदु पर उपस्थित एक अवयवी कण बहुत सारे यूनिट सेल में बढ़ जाता है। नहीं, यानी एक अवयवी कण, एक क्रिस्टल के एक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण बहुत सारे यूनिट सेल में क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसा बोल सकते हैं? तो उसी बात को यहां बोला गया है। आगे बढ़ सकते हैं आप। क्या बोल रहे हैं? छूट गया होगा। बात समझ गए ना? बात समझे कि नहीं? हाँ, तो बात समझना है हमको। मेन पॉइंट ये समझाना है आपको, फिगर से मतलब नहीं है। हमको मेन पॉइंट क्या समझना है कि किसी भी बड़े से क्रिस्टल में जो एक परमाणु होता है, नहीं, वो एक परमाणु बहुत सारे हिस्सों में बंटता है। कभी भी एक यूनिट सेल को पूरा एक परमाणु नहीं मिलता है, एक परमाणु का कुछ हिस्सा ही मिलता है। कॉन्सेप्ट यही है। चलिए आगे आ जाइए। यहां पर देखें हम लोग को, तो लिख रहा है कि और इसी कारण से एक यूनिट सेल में, ध्यान से देखिए यहां पर, इसी कारण से एक यूनिट सेल के एक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण का पूरा हिस्सा उपस्थित नहीं रहता है, लिखा हुआ है ना, बल्कि कुछ हिस्सा ही उपस्थित रहता है। यानी जब भी कोई बोले कि एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो एक यूनिट सेल में कभी भी एक परमाणु उपस्थित नहीं रहता है, एक परमाणु का कुछ हिस्सा ही उपस्थित रहता है एक जालक बिंदु पर। परेशानी है? नहीं, अब समझते हैं। यहां से हम लोग को दिया गया एक आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लग गया, एक आद्य, यहां क्या लग गया? घनीय, यानी क्यूबिक। पहले हम बोलते थे सिंपल यूनिट सेल, पहले क्या बोलते थे? सिंपल यूनिट सेल। अब यहां लग गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बस मेरा ये आद्य यानी सिंपल और घनीय का मतलब क्यूबिक। अच्छा, ये क्यूबिक फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं, क्यूबिक फॉर्म में कौन सा? सिंपल। तो क्यूबिक मतलब क्यूब बना देना है, सिंपल लग गया, इसका मतलब अच्छा अवयवी कौन सिर्फ कोना पर रहेगा और कहीं उपस्थित नहीं रहेगा। बुझा रहा है सब बात ना?
ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हमको देखना है। आद्य घनीय का कोष्टिका को सरल घनीय का कोष्टिका भी कहते हैं। सरल घनीय का कोष्टिका को हिंदी में क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में एसटी यूनिट सेल बोल सकते हैं। चलो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये सब बात में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, सरलता के लिए परमाणु को अवयवी कण मानेंगे नहीं, बातों को समझने के लिए हम लोग परमाणु को ही क्या मानेंगे? अवयवी कण। ऐसे अवयवी कण का मतलब परमाणु भी होता है, अणु भी होता है और आयन भी होता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग अवयवी कणों किसको मानेंगे? परमाणु को। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आओ। जस्ट यहां पर अब समझाने की कोशिश किया है, जो अभी हम लोग समझ रहे थे कि यहां पर जो आपका एक ये जो एटम है, ये यहां पर आपका जो एक एटम यहां पर दिखाया गया है, वो एक एटम कितने यूनिट सेल में बट रहा है? देखो, 1 2 3 4, ये चारों नीचे वाला, ये चारों नीचे वाला, और फिर इसके ऊपर भी 4 गो है, होगा नहीं? तो 4 गो ऊपर वाला। तो ये जो एक एटम है जो कोना पर उपस्थित है, ये एक एटम कितने हिस्से में बटेगा? 8 हिस्सों में। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा, यूनिट सेल के कोने पर उपस्थित एक परमाणु 8 यूनिट सेल में सहभाजित होता है। कितने यूनिट सेल में? 8 यूनिट सेल में सहभाजित होता है। यहां लिखा गया होगा, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के एक कोने पर उपस्थित एक परमाणु, ध्यान रखना है, कोने पर, ठीक है, उपस्थित एक परमाणु, कोने पर उपस्थित एक परमाणु कितने यूनिट सेल में बट रहा है? वही लिख रहा है, 8 निकटवर्ती यूनिट सेल के बीच क्या होता है? तो एक परमाणु 8 हिस्सा में बटेगा, तो एक यूनिट सेल के कोने पर एक परमाणु का 1/8 हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो लिख रहा है, इसी कारण से एक यूनिट सेल के एक कोने पर एक परमाणु का 1/8वां भाग ही उपस्थित रहता है। दिक्कत है नहीं? अब उसी चीज को आप देख सकते हो यहां पर, ये जो फिगर हम लोग को बनाया गया, इस फिगर में अब हम क्या किए, ये जो पीछे वाला फिगर था उसमें से एक यूनिट सेल को निकाल के यहां लगा दिए। नहीं तो अब इसके एक कोने पर कोई पूछे भाई कि एक कोने पर एक परमाणु का कितना हिस्सा है? 1/8। तो यहां भी 1/8, यहां भी 1/8, तो जितना इसमें कोना होगा, नहीं, उस सभी कोने पर 1/8 परमाणु उपस्थित रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां पर हम लोग को सभी जगह पे 1/8 1/8 1/8 कितनी बार लिखा गया है? 8 बार। तो 1/8 को 8 बार लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 8/8 आएगा, कट के कितना आएगा? 1। नहीं, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? 1। ध्यान रखना है, लिखा हुआ है एक कोने पर कितना परमाणु है? 1/8 परमाणु उपस्थित है, तो इसलिए 8 कोनों पर 8 गुना 1/8 परमाणु होगा, कट कितना आया? 1 परमाणु। यानी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल परमाणु की संख्या कितनी? 1। ठीक है, अर्थात एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। बोलो, दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ा जाए। बेचैन मत होइए सर, बहुत पढ़ना है, कम थोड़े पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, अति का हद है। यहां देखिए, अब यहां जो फिगर बनाए गए हैं ये सब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ही फिगर है। किसका फिगर है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ही फिगर है। अब देखो, अभी जो हम लोग फोटो बनाए थे वो कुछ ऐसा ही बनाए थे ऐसा। इसमें अवयवी कण कहां दिखाई दे रहे हैं? कोनों पर उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अब दिमाग में आता है, अच्छा यानी कि बनाना है ना, तो वो क्यूब बना दीजिए, अवयवी कण को सर दिखाते हैं डॉट डॉट करके, नहीं परमाणु, तो यही सजावट हो गया। ये गलत है, ध्यान रखना। ये समझने के लिए हम लोग बनाते हैं, बस में समझने के लिए हम लोग बनाते हैं। यहां पर जो हम क्यूब बनाकर एगो जो ऐसे पॉइंट देते हैं, ये पॉइंट एक परमाणु के केंद्र को दर्शाता है, ये पूरा परमाणु को नहीं दर्शाता है। ध्यान रखना है, परमाणु के सेंटर को यानी परमाणु के न्यूक्लियस को यह दर्शा रहा है। अगर हम परमाणु खींचेंगे तो ये हुआ परमाणु, नहीं अगर हम परमाणु खींचेंगे तो ये हुआ परमाणु। समझ में आ रहा है? देखिए, एक परमाणु दूसरे परमाणु को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये हुआ परमाणु का सेंटर,
नहीं, इसी दोनों को आप ऐसे मिला दिए, फिर यहाँ पर लिखिएगा तो यहाँ पर ऐसे ये परमाणु का सेंटर है, ये हुआ एक परमाणु, ये यहाँ पर खींचिएगा तो यहाँ हुआ एक परमाणु, देखिए नहीं तो इस सब को मिलाइएगा तो देखिए तो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो उसी को निकाला गया है। तो इस एक स्क्वायर में ध्यान से देखिएगा तो इस एक स्क्वायर में परमाणु का कितना हिस्सा मिल रहा है, इतने ना मिल रहा है भाई, बाकी तो परमाणु बाहर है, बुझा रहा है? नहीं तो याद रहे हम लोग जो यूनिट सेल बनाते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं और उस पर जो पॉइंट पॉइंट देते हैं कि देखो बाबू अवयवी कण कोना पर ऐसे खींच देते हैं, तो समझिएगा कि वो अवयवी कण नहीं है, वो अवयवी कण का क्या है, केंद्र है, केंद्र को दर्शाया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो लिखा हुआ है, समझ लीजिए, देखिए लिखा हुआ है यह छोटा गोला, यह छोटा गोला परमाणु के केंद्र को दर्शाता है, वास्तविक परमाणु के आकार को नहीं। ध्यान रखना है, अगर सजाइएगा तो ऐसे सजेगा, अगर हम लोग सजाएंगे तो कैसे सजेगा, ऐसे। देख रहे हैं इसमें ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, सटाइए इसको, बना, फिर इधर केंद्र होगा, इधर केंद्र होगा, सटेगा, फिर इधर केंद्र होगा, फिर अंदर एक होगा परमाणु, नहीं आज सब जब इसको मिलाइएगा, इसको मिलाइएगा, इसको मिलाइएगा, फिर उसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं तो ये जब क्यूब बनाइएगा तो इसमें एगो परमाणु का कितना हिस्सा बच रहा है, इतने ना मिल रहा है भाई, जिसको यहां दिखाया गया है। नहीं अब इस चीज को यहां देखिए, यहां पर ये जो कॉर्नर है इसमें एक परमाणु का कितना हिस्सा उपस्थित है, कटा हुआ रूप दिखाई दे रहा है, तो ये परमाणु का कटा हुआ रूप है, यहाँ परमाणु का केंद्र है, ये कटा हुआ रूप, यानी इतना ही परमाणु आता है, पूरा परमाणु एक यूनिट सेल में नहीं आता है, बाकी परमाणु का हिस्सा कौन ले गया, बाकी 7 गो। ये सब बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? नहीं तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका असली यूनिट सेल यही है जिसमें एक परमाणु का कितना हिस्सा मिलता है। तो क्या कोना पर पूरा ये गोल परमाणु दिखाई दे रहा है, क्या कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, परमाणु का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, कटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, अच्छा इतना ही हिस्सा मिलता है, इतना ही परमाणु का हिस्सा जो है वो हम लोगों का आता है, इतना ही हिस्सा हम लोग का एक परमाणु का मिलता है, बाकी हिस्सा जो है वो कोई और यूनिट सेल में चला गया। बोलो दिक्कत है, समझ सकते हैं? नहीं तो ध्यान रखना है। तो ये होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो समझने के लिए आपको बताना आसान रहता है। नहीं ये क्या हुआ, ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, विविध संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर, विविध संरचना, भुला जाएंगे कुछ दिन में। नहीं ओपन याद रहता है, खुला हुआ स्ट्रक्चर, नहीं तो इसी को रखना चाहिए था। यहां देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है दिक स्थान भड़ाव संरचना, बस में आ रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, बस समझ में आ रहा है? ये जो है आपका, ये है आपका, इस संरचना में एक यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक भाग को दर्शाया गया है। वास्तविक भाग यानी कितना भाग एक्चुअली एक यूनिट सेल में रहता है, उस भाग को दर्शाया गया है। ठीक है, स्पेस फिलिंग में इस संरचना में परमाणु के वास्तविक आकार को दर्शाया गया है, परमाणु के वास्तविक आकार को, यानी परमाणु जैसा होता है वैसा दिखाया गया है नहीं, लेकिन यह दिखाया गया कि वास्तविक भाग एक यूनिट सेल में एक परमाणु का कितना भाग उपस्थित रहता है, सिर्फ उसको दिखाया गया है। कुछ कुछ बात आपके दिमाग में जा रहा है, तो ये समझ में आया? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए ये है हम लोगों का अंतः केंद्रित। आपको अंतः केंद्रित जो है यानी बॉडी सेंटर्ड जो है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। किसमें निकालना है? बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो इसमें अवयवी कण कहां रहते हैं? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर 1/8, तो 1/8 कई बार, तो टोटल परमाणु कई गो? अच्छा, आप बॉडी के केंद्र पर कंप्लीट एक परमाणु रहता है, इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा। जो बॉडी के केंद्र पर परमाणु होता है, नहीं इस यूनिट सेल के बॉडी के केंद्र पर जो परमाणु है वो किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा सहभाजित नहीं होता है। नहीं तो बॉडी के केंद्र पर कुल कई गो परमाणु? एक परमाणु। आ कोना परमाणु कई गो? 1 परमाणु हुआ ना, तो टोटल जोड़े कई गो आ गया? 2 गो। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कोई पूछे तो कितना बताएंगे? 2। तो आप देख सकते हैं वही सब इसमें लिखा हुआ है, दिक्कत है इसमें, ध्यान देख लीजिए। बीसीसी यूनिट सेल में अवयवी कण कोनों पर तथा अंतः केंद्र पर उपस्थित रहते हैं। इन चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि बॉडी के केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा सहभाजित नहीं किया जाता है। नहीं, बॉडी केंद्र पर जो परमाणु है वो किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा सहभाजित नहीं किया जाता है। अर्थात एक क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी केंद्र पर पूरा एक परमाणु उपस्थित रहता है। बॉडी केंद्र पर कितना परमाणु रहता है? कंप्लीट एक परमाणु उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर आप आइएगा तो देखिए, तो कॉर्नर पर सब कितना दिखाया गया? 1/8 1/8 कितना बार? 8 बार।
और बॉडी केंद्र पर क्या लिखा हुआ है 1, नहीं तो टोटल जोड़िएगा, टोटल परमाणु कितना आ जाएगा, आएगा यहां आइए, ये है फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड, इसको खत्म कर लिया जाए, नहीं फेस सेंटर्ड खत्म कर लिया जाए, देखा जाए। अब फलक केंद्रित में अवयवी कण कहां रहते हैं, कॉर्नर पर, नहीं, और फलक के केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु, फलक के केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु, देखो तो ये तुमको 2 यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, 2 यूनिट सेल हटा दिए हैं, ये है फलक फेस का सेंटर, तो ये जो फेस का सेंटर, ये जो फेस बनाया गया है वो इस क्यूब का भी है, इस क्यूब का भी है, दोनों क्यूब का फेस का सेंटर चपक गया है, नहीं। अब ये जो परमाणु जो फेस के सेंटर पर दिखाया गया है उसका आधा हिस्सा इस क्यूब में आएगा और आधा हिस्सा इस क्यूब में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि फेस के सेंटर पर उपस्थित एक परमाणु कितने हिस्से में बटेगा, 2 हिस्सों में, तो एक यूनिट सेल को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/2, आधा हिस्सा मिलेगा, मेरी बात समझ आ रही है। तो फलक के केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु, फलक के केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु, नहीं, ये हो गया 2 यूनिट सेल, ऐसे सट गया, बस में आ रहा है, नहीं तो ये अगर ये अलग होंगे तो आधा परमाणु को ये लेके हटेगा और आधा परमाणु को ये लेके हटेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, नहीं, उसी को यहां दिखाया गया है कि ये परमाणु जो है ये 2 यूनिट सेल का फलक है, तो इस परमाणु का आधा हिस्सा ये लेगा और आधा हिस्सा ये लेगा, यानी एक फलक पर एक परमाणु का 1/2 हिस्सा ही उपस्थित रहेगा, तो फलक कय गो है, 6 गो, तो 6 गुना 1/2 कय गो परमाणु, 3 परमाणु, और कोने पर कितना, 1 परमाणु, तो टोटल परमाणु 4। यहां ध्यान दीजिए, आपको दिखाई देगा कोना पर कितना लिखा गया है, 1/8 1/8 8 बार, आई है फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, जहां जहां फेस का सेंटर है वहां कितना लिखा गया है, तो 1/2 कई बार, 6 बार, तो 6 गुना 1/2, नहीं तो 6 गुना 1/2 कितना परमाणु आया, 3, ठीक है, और कोनों पर कितना परमाणु, 1, तो टोटल परमाणु कितना हो गया, 3 और 1 4। इतना में दिक्कत है, जहां भी दिक्कत है वहां देख लीजिए, किसी को परेशानी है, हाँ जाना है इसलिए कोनो परेशानी है, ठीक है, जल्दी खत्म कीजिए, दिक्कत है ना, आगे बढ़े ना, अब आगे नहीं बढ़े, चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।